Hello everyone, welcome back to my channel. This is Akruti Mishra and I do teach history of class 11th. मैंने फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम से लेके द 3 ऑर्डर्स तक के सारे चैप्टर्स विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं. मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह भी अपलोड करती रहती हूँ, सो डू चेक देम आउट. काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो फैक्ट्स. सो यस, ये जो चैप्टर है वो है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस. नाम से ही पता चलता है कि हम लोग कल्चरल ट्रेडिशंस में जो जो चेंजेस हुए थे उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं. ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें हम लोग आर्टिस्ट के बारे में, हिस्टोरियंस के बारे में, पेंटर्स के बारे में और राइटर्स के बारे में बेसिकली जानने वाले हैं. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, बिकॉज हम इसमें ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट के बारे में भी जानने वाले हैं कि वो कहाँ से डेवलप हुआ था, ये सारी चीज़ें. अभी हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानने वाले हैं. हमने द 3 ऑर्डर्स चैप्टर पढ़ा था एंड वो 9th से लेके 16th सेंचुरी तक जो भी फ्यूडलिज्म प्रैक्टिस करी जाती थी उस पर बेस्ड था. हमने उसमें लास्ट में पढ़ा था कि कैसे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, फिर ट्रेड वगैरह होने लगा ड्यू टू द टाउन्स डेवलपमेंट. वैसे ही हम देखने वाले हैं कि कैसे 14 से लेके 17 सेंचुरी तक क्या हुआ कि हमें कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस में चेंजेस देखने को मिले. अर्बन कल्चर डेवलप होता हुआ देखने को मिला. उसके साथ जो टाउन्स पीपल थे वो अपने बारे में सोचने लग गए एंड अपने आप को रूरल पीपल से ज़्यादा सिविलाइज्ड मानने लग गए. ठीक है, हमने जाना था कि कैसे टाउन्स वगैरह इमर्ज हो रहे थे, तो वहाँ के जो लोग थे वो थे टाउन्स पीपल एंड वो अपने आप को ज़्यादा सिविलाइज्ड मानने लगे देन द रूरल पीपल. तो हिस्टोरियंस ने क्या करा कि उन्होंने 19th सेंचुरी में 14 से लेके 17 सेंचुरी में हो रहे सारे ये जो चेंजेस थे इसको एज रेनेसाइंस के तौर पर रेफर करा, ताकि वो लोग ये बता सके कि कैसे वहाँ पे कल्चर का रिवाइवल और रीबर्थ देखने को मिला. हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे वहाँ पे अर्बन कल्चर डेवलप हुआ, टाउन्स के डेवलपमेंट के साथ साथ उसके साथ साथ फ्लोरेंस, वेनाइस एंड रोम जैसे जो सिटीज़ थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लग गए और इनको सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग कहा जाने लगा. ऑफ कोर्स यहाँ पे आर्टिस्ट वगैरह डेवलप हो रहे होंगे एंड काफ़ी अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे जिसकी वजह से इसको सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग बोला जा रहा होगा. फ्लोरेंस, वेनाइस एंड रोम बेसिकली इटालियन सिटीज़ हैं. सो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टुक प्लेस व्हिच इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स एट डिस्टेंट प्लेसेस. प्रिंटिंग भी अब होने लग गई जिसकी वजह से जो बुक्स थे वो हर जगह देखने को मिल गए. एंड हमें पता है कि प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी थी किसने? गुटेन्सबर्ग ने, राइट. एंड मार्को पोलो ही थे जो कि चाइना से जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो भी टेक्नोलॉजी थी उसको इटली में लेकर गए एंड देन वो पूरे यूरोप में फैल गया. तो ये हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में. वैसे अब धीरे धीरे हमें एक सेंस ऑफ हिस्ट्री भी डेवलप होती हुई देखने को मिली, बिकॉज अब लोग अपने एथनिस्टर्स के बारे में जानना चाहते थे. लोग जहाँ रह रहे थे उन सिटीज़ के हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहते थे. जोग्राफिकल नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली, बिकॉज जो पुरानी थ्योरीज थी जिसमें माना जाता था कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है. क्यों सेंटर है? क्योंकि इंसानों ने काफ़ी ज़्यादा सिंस कमिट कर दिए हैं जिसका जो बोझ है वो अर्थ उठा रही है एंड इसी वजह से वो हिल नहीं पाती है और इसी वजह से वो सेंटर में है. तो इन बचकानी थ्योरीज को आगे जाके लोग रिजेक्ट करने लगे विद इंक्रीज इन जोग्राफिकल नॉलेज. यूरोप सेंट्रिक व्यू अगर हम देखें तो ये माना जाता था कि कैसे जो मेडिटेरियन सी है, जो मेडिटेरियन सी है वो सेंटर है पूरे वर्ल्ड का. इसको भी आगे जाके लोगों ने गलत साबित कर दिया. एंड रिलीजन एक ऐसी चीज़ हो गई जो कि ऐसा माना जाने लगा कि एक इंडिविजुअल खुद से रिलीजन चूज़ करता है. ठीक है, अब लोग रिलीजन को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे थे और जो चर्च की बचकानी थ्योरीज थी उसको रिजेक्ट कर रहे थे. तो ये सारी जो भी डेवलपमेंट्स हुई इसकी वजह से एक मॉडर्न वर्ल्ड का राइज देखने को मिलता है. अब हम बात करने वाले हैं सोर्सेज की. तो जब भी हम कोई हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसके सोर्सेज के बारे में ज़रूर जानते हैं. तो इसमें बेसिकली बात करी गई है जाकोब बर्कहार्ट हिस्टोरियन के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल इन स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे एंड वो ल्यूपोल्ड बॉन रैंके के स्टूडेंट थे. तो बेसिकली जो रैंके थे उन्होंने उनको ये बताया कि एक हिस्टोरियन का एक प्राइमरी कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि वो पुरानी जो पॉलिटिक्स थी, पास्ट की जो पॉलिटिक्स वगैरह थे, जो किंग्स वगैरह थे, सब उनके बारे में जाने. दैट्स इट, बाय यूजिंग द पेपर एंड फाइल्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह. लेकिन जो बर्कहार्ट थे वो इससे काफ़ी डिससैटिस्फाइड थे, बिकॉज़ उनको लगता था कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही क्यों सीमित हैं, क्यों हम इसको एक एंड बना रहे हैं. हिस्ट्री तो हम लोग पास्ट के कल्चर के बारे में भी पढ़ सकते हैं. उन्होंने इवन एक बुक भी लिख डाली जो कि थी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसाइंस इन इटली. तो बेसिकली रेनेसाइंस को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देने वाले जैकब बर्कहार्ट थे. ओके. एंड वो बताते हैं कि हमें सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए. हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द पास्ट पॉलिटिक्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्टडिंग द कल्चर एंड एवरीथिंग अबाउट द पास्ट. ओके. तो बेसिकली जो कल्चर जिसके बारे में वो लिखते थे वो एक नए बिलीव के साथ कैरेक्टराइज था, जिसमें कि मैन के बारे में बताया जाता था एक एज एन इंडिविजुअल, कि एक मैन जो है वो अपने खुद के डिसीजंस लेने के काबिल है बाय डेवलपिंग हिज
स्किल्स। तो वो स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करा करते थे। जो सोर्सेस हमें देखने को मिला, मेन पॉइंट तो हमारा ये आता है कि भाई सोर्सेस क्या थे। सोर्सेस थे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स एंड प्रिंटेड बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जिनको आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़ की। तो जैसे-जैसे रोमन एम्पायर का फॉल हमें देखने को मिला, वैसे-वैसे वहाँ के जो टाउन्स वगैरह थे, वो भी काफ़ी बुरी तरीके से रुइन हो चुके थे। इटली वाज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, जैसे कि मैंने आपको एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया है। इटली वाज़ वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ रोमन एम्पायर, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जब रोमन एम्पायर ध्वस्त हो गया, जब वो डिक्लाइन में आ गया। कोई भी यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी। जो पोप थे भी रोम में, वो इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर नहीं थे। जो वेस्टर्न यूरोप था, वहाँ पर हमें फ्यूडल बॉन्ड्स देखने को मिलते थे, जो कि यूनिफाइड थे अंडर लैटिन चर्च। एंड ईस्टर्न यूरोप में हमें बाइजेंटाइन एम्पायर देखने को मिलता था, जिसके बारे में हम लोग एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स में पढ़ चुके हैं। इस्लाम भी एक कॉमन सिविलाइजेशन क्रिएट करता जा रहा था। एंड जैसे-जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर एंड इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होने लगा, वैसे-वैसे इटालियन के जो कोस्ट थे, जो पोर्ट्स थे इटालियन कोस्ट में, वो रिवाइव करने लग गए। फिर से समझ लो, जैसे-जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर यानी कि वो एम्पायर जो कि ईस्टर्न यूरोप में था, बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में जैसे-जैसे ट्रेड होने लगा, वैसे-वैसे जो पोर्ट्स थे इटालियन कोस्ट में, वो रिवाइव करने लगे। बिकॉज़ जब भी दोनों के बीच में ट्रेड होता था, तो वो सी रूट्स की वजह से होता होगा। तो बीच में इटालियन कोस्ट के जो पोर्ट्स थे, वो भी पड़ जाते होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर भी हमें ट्रेड वगैरह देखने को मिला, और ट्रेड वगैरह से इकॉनमी बढ़ती है, वी नो। इकॉनमी इम्प्रूव होती है, तो इस वजह से इटालियन कोस्ट भी रिवाइव कर गए। अब 12th सेंचुरी से क्या हुआ, 12th सेंचुरी से जो मंगोल्स थे, दे ओपन्ड अप ट्रेड विद चाइना विया सिल्क रूट। सिल्क रूट के थ्रू वो भी चाइना के साथ ट्रेड वगैरह करने लग गए। एंड बीच में इटली भी पड़ जाता था, एंड वेस्टर्न यूरोप में भी हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड देखने को मिला, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इटली जो है दोबारा रिवाइव कर गया। जो इटली पहले इतनी बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, वो अब दोबारा से जीवित होने लगा। They no longer saw themselves as part of a powerful empire by as independent city states। तो अब वो सिर्फ अपने आप को एक एम्पायर का पार्ट नहीं देखने लगे अपने आप को, बल्कि वो आपस में ही काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने लगे। इटली में जो सारी सिटीज़ थी, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखने को मिली। अगर हम बात करें फ्लोरेंस एंड वेनिस की, तो ये लोग रिपब्लिक थे, मतलब यहाँ पे जो हेड ऑफ द पर्सन होता था, वो इलेक्टेड होता था। एंड जो बाकी हमें सिटीज़ देखने को मिलती थी, वहाँ पे प्रिंसेस वगैरह रूल करते थे। इसी में अगर हम बात करें वेनिस एंड जेनुआ की, तो बेसिकली ये जो 2 सिटीज़ थी, ये काफ़ी डिफरेंट थी अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप से। बिकॉज़ कैसे? क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोप था, वहाँ पे हमें फ्यूडलिज़्म देखने को मिला, एंड जो ईस्टर्न यूरोप था, वहाँ पे बाइज़ेंटाइन एम्पायर देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें इन 2 सिटीज़ की, तो यहाँ पे कोई भी क्लर्जी वगैरह नहीं थे जो कि पॉलिटिकली डोमिनेंट हो, एंड ना ही यहाँ पे कोई भी पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड था। ठीक है? यहाँ पे बल्कि जो रिच मर्चेंट्स थे एंड जो बैंकर्स थे, वो पार्टिसिपेट करते थे इन गवर्निंग द सिटी। तो बेसिकली जो सिटी थी, वो गवर्न करी जा रही थी रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स के द्वारा। इवन व्हेन दीज़ टाउन्स वर रूल्ड बाय मिलिट्री डेस्पोट्स, तो बेसिकली जब लोग रूल करे जाते थे बाय मिलिट्री डेस्पोट्स, तब भी जो सिटीजन्स की जो वैल्यू थी, वो कभी भी कम नहीं हुई। ओके? अब हम आगे जाके बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमैनिज़्म की, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।